हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आपके पुराने ठिकाने गट थिंकिंग में आपका फिर से स्वागत है। वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना? अगर अभी भी वो लाल आपको दिख रहा है ना, तो आप उसको ग्रे कर दीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आई एम श्योर आपको कंटेंट जरूर अच्छा लगेगा। और हाँ, आप अपनी राय, अपने सुझाव यानी आइडियाज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। इसके पहले दो वीडियो आ चुके हैं यूवी विजुअल के ऊपर, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। क्यों ही हम पढ़ रहे थे, क्या था यूवी विजुअल, क्या होती है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। दोनों वीडियो में उसको मैंने कवर किया, पहले में बेसिक्स, दूसरे में इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। तीसरा वीडियो हमने बनाया है वुडवर्ड फिशर रूल के ऊपर। क्यों बनाया, क्या जरूरत थी इस रूल की? कम थोड़ी रूल है साइंस में जो एक और आ गया। क्यों साइंटिस्ट ने मतलब इस रूल को डिस्कवर किया, इसका यूज क्या है, क्यों सीखे हम, बेसिकली क्या जरूरत ही क्या है इस चीज की, बताता हूँ। वुडवर्ड फिशर रूल जिस साइंटिस्ट ने दिया था, ये जिस नहीं, वो जिन थे, क्योंकि वो दो लोग थे। पहले थे वुडवर्ड, दूसरे थे फिशर। आगे उनके बारे में और डिस्कस करेंगे। इन दोनों ने मिलके एक रूल दिया। रूल बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उससे आप क्या कर सकते हो, उस रूल की हेल्प से, अगर आपको कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, तो आप उससे पता कर सकते हो कि ये कंपाउंड, जो हम इसको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप में डालेंगे, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो किस नैनोमीटर के आसपास आएगी, आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। है ना कमाल की बात? कि भाई हमेशा आपको जरूरत ना हो कि भाई, जैसे आप क्या है, मान लीजिए आपके पास आपके इंस्टीट्यूशन में नहीं है यूवी विजुअल, तो आप क्या कर सकते हो? अब मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर दिया, तो आप थ्योरेटिकली, सिर्फ थ्योरेटिकली क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। क्योंकि सैंपल का तो पता ही नहीं कर पाओगे, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते हो। तो ये कैसे वर्क करता है? अच्छा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होती है, लैम्डा मैक्स, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि भाई जहां पास वो कंपाउंड सबसे ज्यादा जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई जो हर कंपाउंड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम होते हैं और एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक यूनिक पोजीशन में होते हैं। जैसा इथाइल अल्कोहल होगा वैसा मिथाइल नहीं होगा, ना तो वैसा प्रोपाइल होगा। उनकी ज्योमेट्री अलग ही होगी हमेशा। वो अपने मतलब 3D स्पेस में अगर उनको सिचुएट किया जाए तो वो अलग अलग ही सेट होंगे। ठीक है। तो वुडवर्ड फिशर रूल यही बताता है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किए। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा जो फॉर्मूला है, जो पूरा रूल है, ये वर्क करता है कॉन्जुगेशन के लिए। मतलब जैसे अगर मोस्टली आपने देखा होगा, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों प्रेजेंट होते हैं? सिंगल बॉन्ड से भी तो काम चल सकता था। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड को बेसिकली हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड जहाँ होता है, जैसे ये है, इसको मैं सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी में डालूंगा। यहाँ क्या है, यहाँ दो बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड होते तो वहां दो पाई और एक सिग्मा होता। ठीक है। अच्छा, जो बॉन्ड होता है हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। आप हमेशा याद रखो, कहीं का भी बॉन्ड है, ये जैसे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो अगर दो सिंगल सिंगल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड देखे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चार इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ है सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड को अगर हम सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं, तो यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। उनका जो ट्रांजिशन होगा, अगर वो एक्साइट होंगे तो सिग्मा स्टार तक जाएंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार तक। यहाँ पास हमने क्या बताया था, यहाँ एक सिग्मा और एक पाई है। तो अगर यहाँ पास से ट्रांजिशन होगा तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से दो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा और पाई के हैं। तो यहाँ जो दो सिग्मा स्टार है, उनका अगर ट्रांजिशन होगा तो वो सिग्मा से सिग्मा स्टार जाएंगे। और यहाँ जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पाई से पाई स्टार जाएंगे। ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होते तो चार इलेक्ट्रॉन होते पाई के, और दो इलेक्ट्रॉन होते सिग्मा के। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, कॉन्जुगेशन होता क्या है बेसिकली? कॉन्जुगेशन आप ये देखो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर आगे अगर और हो तो एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंशन कर सकते हैं अपन उसका। कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होता है, जब अल्टरनेट ऑर्डर पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सब प्रेजेंट हो इस तरह, तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाँ, कॉन्जुगेट हो रहे हैं वो। कॉन्जुगेशन क्यों होता है किसी कंपाउंड पे? उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कैसे? देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं पास रहे, तो आप ये देखो, चार इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास, यहाँ पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है।
तो आप ये नहीं देख सकते कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बड़ा अनइवन सा है। यानी यहाँ पर चार्ज डेंसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों की है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों की है। तो आप सोचो अगर कोई अदर, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड होता है वो हमेशा एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। तो अगर कोई और कंपाउंड, कोई और एटम, कोई और स्पीसीज यहाँ पास होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ की डेंसिटी के कारण अफेक्ट होंगे, उसका एटम जो होगा वो अफेक्ट होगा, वो अट्रैक्ट हो सकता है, रिपेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चांसेस होते हैं। तो आप ये देखो जहां चार्ज डेंसिटी है वो स्टेबिलिटी को प्रॉपर बढ़ा नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि उसके इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप सोचो अगर आपका चार्ज इक्वली माइग्रेट होता रहे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ नाचे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वो इक्वली, मतलब यहाँ आप बता ही नहीं सकते कि दूसरा या दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो इक्वली जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो चांसेस ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन या रिपल्सन कम हो जाते हैं। आप यहाँ देखो, आपको मैंने बताया था जो बॉन्ड होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये आपको समझाने के लिए चलो यूज कर लेते हैं पेन का। ये जैसे ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। भाई मैं माउस से बना रहा हूँ, ठीक है ना देवियों सज्जनों, तो क्षमा करिएगा इतनी अच्छी नहीं आएगी, अगर पेन होता तो बहुत अच्छा आता, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में अपने को साझा करके ये बॉन्ड बना लिए, टन 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 बन गया बॉन्ड, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ माइग्रेट होने के चांसेस हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। ये क्या कर रहा है? अट्रैक्शन के चांसेस बढ़ा रहा है। तो ये क्या करेगा? अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए ये यहाँ से जंप कर जाएगा। जंप कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, यानी ये इनका पेयर कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने 2 बिंदु बना दिए ना, 2 पॉइंट्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर जाएगा तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, जीरो। ये देखो यहाँ पास जीरो हो गया, मतलब जीरो हुआ नहीं, वो जो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास प्रेजेंट था ना, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो इसके सारे बॉन्ड बने नहीं थे, यहाँ एक बॉन्ड है कार्बन का, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा खाली था, वो चौथा भर सकता था, पर वहां पास अभी चार्ज अवेलेबल है, और वो पार्शियल, हमेशा कभी भी चार्ज हमेशा अवेलेबल नहीं रहता। तो ठीक है, ये यहाँ जंप करेगा, यहाँ पास इसका निगेटिव जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब वो जो पार्शियल पॉजिटिव आ गया था वो वहां से रिमूव हो जाएगा। पर हमने ये देखा था कि यहाँ से हमने अपना इलेक्ट्रॉन ग्रुप हटा दिया था, यहाँ से जंप कर गया था यहाँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो गया है। तो अब ये क्या करेगा? फिर से यहाँ डेंसिटी हो गई, फिर उसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा, फिर ये जंप कर देगा। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता, और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो इससे क्या स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज ऐसे देख सकते हो कि आपको मैंने कोई गर्म चीज दे दी है, ठीक है, और वो आपके एक हाथ में रखी है, तो आप उसको लंबे समय तक अगर हाथ में रखना चाहोगे ना, तो आप क्या करते रहो? जल्दी से आपने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट राइट करते रहो, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में करते रहोगे, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी रहे, आपका हाथ ना जले। यानी ये समझाने के लिए चीज थी, ठीक है, उससे आपका जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये आप ये भी जानते हो कि जो पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के कंपैरिजन पे कम एनर्जी चाहता है, ठीक है, कम एनर्जी चाहेगा, यानी ये लॉन्गर वेवलेंथ पे भी पॉसिबल हो जाएगा इसका जंप, ठीक है। तो यही यही कॉन्जुगेशन, हाँ यही कॉन्जुगेशन हमें बताता है कि किसमें अपना एब्जॉर्प्शन होने वाला है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन की पीक हमें मिलेगी, किस वेवलेंथ पे, इसी के अकॉर्डिंग हम वो कर सकते हैं। क्योंकि इसका गैप सबसे कम होता है, एनर्जी गैप पाई टू पाई स्टार सबसे कम होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये चांसेस रहते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं कि भाई चलो निकालते हैं, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का यूज करते हैं और पता करते हैं। क्रोमोफोर के बारे में मैंने बताया था, पेरेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसके कारण आपको बेस वैल्यू मिलती है। और बाकी ऑक्सोक्रोम होते हैं, ऑक्सो यानी ऑक्सिलरी, आप जानते हो ऑक्सिलरी यानी जो हेल्पर होते हैं, तो वही बेसिकली ऑक्सोक्रोम जो होते हैं, जैसे क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, एमाइड लगा दो, तो ये हेल्प करेंगे कि वेवलेंथ और उसमें एडअप हो, ठीक है। वो मतलब ये सारी चीजें आपको उसमें वेवलेंथ आपकी प्लस होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। आगे बताता हूँ कैसे। ट्रांसऑयल डाइईन, ट्रांस ट्रांस क्या होता है? सिस ट्रांस आपने पढ़ा हो, जब डबल बॉन्ड की
डिफरेंट डिफरेंट साइड, मतलब अपोजिट साइड पे ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, सेम ग्रुप, तो वो होता है ट्रांस। और डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सेम ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो वो हो सिस। अब ये क्या होते हैं, हमेशा इनको क्या कर सकते हो आप, मैंने कहा था कॉन्जुगेशन आपका जो रहता है वो हमेशा अल्टरनेट घूमता रहता है, स्टेबिलिटी बनाता है। और एक चीज ये भी बताया था कि आपने कभी देखा होगा कि जो 5 कार्बन की रिंग होती है, 6 की रिंग हो, 6 होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन, मोस्टली स्केलेटन उनका लीनियर की जगह मतलब एलिफेटिक की जगह वो एरोमेटिक होते हैं या फिर साइक्लिक होते हैं, क्योंकि साइक्लिक होने में साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ा देता है। इसलिए ये अगर हम इनको इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कन्वर्ट करें तो ये बनेंगे हेट्रोएन्युलर डाइईन। ठीक है, आप इनको इसको आप रोक के पढ़ भी सकते हैं, मैं बेसिक समझाए दे रहा हूं आपको। ये होता है हेट्रो एन्युलर डाइईन। क्यों ये बन गया, इस तरह बना दिया, मोस्टली बन जाता है क्यों, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन आप काउंट करो यार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैंने पेरेंट मतलब मेन चेन की है। बाकी जो अलग से लगे हैं तो फिर 7 8 9 10 बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। 6 से ज्यादा है यानी उनको स्टेबल स्टेबल वो लीनियर फॉर्म में नहीं रहेंगे, एलिफेटिक फॉर्म में नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, साइकिल बना लेंगे, साइकिल में उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये ट्रांस था तो इसको ट्रांसोइड डाइईन या हेट्रोएन्युलर डाइईन कहते हैं। अगर ये सिस होता तो ये बनता क्या, सिसॉइड डाइईन या होमोएन्युलर। अच्छा, जो ट्रांसॉइड होता है उसकी जो वैल्यू होती है मतलब उसकी बेस वैल्यू जो होती है 214 नैनोमीटर या 215 नैनोमीटर होती है। मतलब कंट्रोवर्शियल एक तरह से यूं है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोलती है। सिसॉइड में चलो सब कोई ठीक है, सेम ही मानते हैं, 253 नैनोमीटर है अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। अच्छा, एक की पॉइंट है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इफ अ मॉलिक्यूल हैज बोथ होमोएन्युलर एंड हेटेरोएन्युलर, अगर ये दोनों एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो आप उसके बेस को जो जो आपका क्रोमोफोर रहेगा, बेस वैल्यू जो रहेगी आप होमोएन्युलर की लोगे, हेटेरो की नहीं लोगे, ठीक है, आप ये याद रखना। चलिए, पाई इलेक्ट्रॉन का मैंने बता दिया था कि पाई टू पाई स्टार जो होता है वो सबसे इजी होता है, एब्जॉर्प्शन देता है, मतलब ट्रांजिशन इजीली देता है। ये है मिस्टर रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड और ये है लुइस फेडरिक फिशर। इन दोनों सर ने मिलकर दिया था ये रूल, जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, ठीक है, लैम्डा मैक्स कहाँ मिलेगा, वही। अच्छा, ये जो वुडवर्ड फिशर रूल होता है मोस्टली 3 तरह की मोइटी के लिए सबसे ज्यादा वर्क करता है, 3 कंडीशन हो या 3 तरह की मोइटी हो। पहला, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स एंड पॉलीन्स। दूसरा, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, या फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच यानी सी एच ओ, सी डबल ओ एच, ये सब ये होती हैं। और तीसरे हैं एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन लाइक। चलो पहले के लिए पढ़ते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन एंड पॉलीन्स। इसमें क्या होता है, होमोएन्युलर जो होते हैं मैंने बताया था, होमोएन्युलर यानी एक ही जो आपका वो होगा रिंग उसी में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा कंटिन्यूअस। हेट्रो में होगा, 2 रिंग होंगी उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा, एक में नहीं होगा। देखो जैसे ये रहा, डबल सिंगल डबल, तो ये हेट्रो, डबल सिंगल डबल एक ही में है तो ये होमो। एंडोसाइक्लिक यानी अंदर हो किसी रिंग के, इस रिंग के अगर अंदर है तो ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। अगर ये यहां पास होता है यहां ना होके तो इसको एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये ए रिंग है, इसको हटा दो ये इतनी बाकी, तो ये आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड इसके इस कार्बन से अटैच्ड है, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल जो बेसिक होता है होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर के लिए, वो कैसे वर्क करता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कंपाउंड दिया है तो सबसे पहले हम उसकी पेरेंट देखेंगे, पेरेंट चेन कौन सी है या उसकी बेस वैल्यू क्या होगी। पेरेंट की बेस वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद उसमें कितने सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, यानी मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है, या ये सब चीजें हैं, तो वो हम सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। अदर कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे एक्सोसाइक्लिक हो सकता है, अगर एक्सोसाइक्लिक है उसके भी वो भी काउंट करेगा, ठीक है। अगर एक्सटेंडेड है उसमें मतलब आपका कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है यानी डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, मतलब ऐसे एक्सटेंड होता जा रहा है एक के बाद एक, तो उसका भी काउंट होता है। क्या काउंट होता है, ये क्या होती है, जो भी चीजें, जैसे कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। एब्जॉर्प्शन को मतलब एब्जॉर्प्शन हायर वैल्यू पे होता है,
कैसे होता है आगे देखते हैं। होमो एन्युलर के लिए जो मैंने बताया था 253 नैनोमीटर होता है, हेट्रो के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल है 214 एंड 215 नैनोमीटर। आप दोनों देख सकते हो, आप वो चीज जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली रेफर करना। मैंने 2 बुक रेफर की थी, दोनों में अलग अलग था, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने दोनों लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और बाकी वैल्यू भी चेंज होती है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो आप प्रिडिक्ट करोगे वैल्यू, उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू लगभग आसपास रहती है, एग्जैक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, जैसे आर ग्रुप प्रेजेंट हो या रिंग रेसिड्यू हो, तो उसके लिए 5 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी डबल सिंगल है अगर अब उससे ज्यादा है डबल सिंगल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो वो 30 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन और बढ़ाते हैं, ठीक है। 30 नैनोमीटर की वेवलेंथ को और एड अप करना पड़ता है आपको। एक्सोसाइक्लिक, अगर रिंग के बाहर है आपका डबल बॉन्ड एक, तो 5 नैनोमीटर वो भी बढ़ाता है। और भी कुछ है जैसे अल्काइल ग्रुप 5 नैनोमीटर, अल्कोक्सी 6 नैनोमीटर, क्लोरीन ब्रोमीन 5 नैनोमीटर, एसिलॉक्स ईस्टर्स, एसिलॉक्सी, ठीक है, एंड ईस्टर्स ये 0 नैनोमीटर, सल्फाइड 30 नैनोमीटर, अमीन जो है 60, और फिनाइल ग्रुप अगर है, यानी अगर कोई एक तरह से कह दें एरोमेटिक मॉइटी है, वो 60 नैनोमीटर को एड अप करती है। चलिए, दूसरी कंडीशन अपन ने पढ़ी थी, दूसरी तरह की मॉइटी जब हो कार्बोनाइल कंपाउंड यानी सी डबल बॉन्ड ओ वाले, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। अच्छा, अल्फा बीटा है क्या? अल्फा बीटा जैसे आप कह रहे हो, तो अल्फा बीटा बेसिकली क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ अपन ने पढ़ लिया कि कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी ये देखो आप सी डबल बॉन्ड ओ, और ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद जो पहला कार्बन होगा, मतलब इसके बाद जो कार्बन है, आप उनको काउंट करो, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो आपने देखा होगा जब आप कोई पॉइंट नोट करते हैं तो आप A B C D 1 2 3 स्मॉल ABC या रोमन नंबर आप यूज कर सकते हो, तो सेम यही अल्फा बीटा गामा होता है। ये थोड़ा फैंसी वर्ड होता है, साइंस को थोड़ा फैंसी भी बनाना पड़ता है। तो 1 2 3 की जगह आप क्या कर देते हो, अल्फा बीटा गामा, पहला जो कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप के बाद का वो अल्फा होता है, उसके बाद बीटा गामा, ठीक है। तो अगर ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, यानी इस तरह की मॉइटी है, ए साइक्लिक है, ठीक है, इसमें साइकिल नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो उसके लिए जो बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर है। अगर 6 मेंबर साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो 215 होगी। अगर 5 मेंबर की है तो 202 नैनोमीटर होगी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है 210 नैनोमीटर होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं 195 होंगे। अच्छा, इंक्रीमेंट होते हैं अगर डबल बॉन्ड का एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है, यहाँ पास अगर और लंबा हो, आगे दिखाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, हम कितना 30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। एक्सोसाइक्लिक है अगर, यानी किसी रिंग के बाहर वाले कार्बन से मतलब एक डबल बॉन्ड अटैच है 5 नैनोमीटर। होमो एन्युलर है अगर तो 30 नैनोमीटर। और ये सारी बेस वैल्यू हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप की कैटेगरी आती है एरोमेटिक कंपाउंड। ये देखो एरोमेटिक है, ठीक है, और ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कोई अलग मॉइटी लग सकती है, वो एक्स कुछ भी हो सकता है। आप ये भी जानते हो कि यार कोई भी जो बेंजीन टाइप की रिंग होती है उसमें ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशंस होती हैं, मतलब ये इसको आप बेस मानो, उसके बाद से पहला कार्बन जो होगा ओ एम पी, ओ एम जी आपने सुना हो ना, तो ओ एम पी आप याद कर लो, या फिर आई एम पी, इंपॉर्टेंट को अगर जैसे आप डिनोट करते हो तो उसकी जगह ओ एम पी याद कर लो, ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा सबसे दूर की पोजीशन होती है, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है ना तो उसका सबसे कम इफेक्ट यहाँ होगा, और यहाँ पे इनका सबसे ज्यादा इफेक्ट इन पे पड़ेगा, ठीक है। बेस वैल्यू क्या है, अगर एरोमेटिक और सीओ आर है 246 है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड है 250 है। एरोमेटिक एसिटिक वाला है सी डब्ल्यू एंड ओ एच, सी डबल ओ एच है 230। फिर अगर एरोमेटिक सी ओ आर है तो 230, ठीक है। अब जो बाकी ग्रुप हैं ये कहीं भी लग सकते हैं ऑर्थोमेटा पैरा पे, तो वो कितना कितना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे वो यहाँ पास दिया है। अल्काइल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू है 3 3 3, और पैरा पे रहेंगे 10। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 7 7 7 25, ये इस तरह है। आपने ये देखा होगा ऑर्थोमेटा पे है 3 3 नैनोमीटर, यानी कम नैनोमीटर यानी ज्यादा एनर्जी, नैनोमीटर यानी वेवलेंथ शॉर्ट तो ज्यादा एनर्जी, और वेवलेंथ हायर यानी कम एनर्जी। क्यों यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लग रही, क्योंकि जो ये फंक्शनल ग्रुप होगा ये इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पास पड़ेगा ऑर्थो और मेटा पे, पैरा के उस पे। तो इस चीज को भी आप कंसिडर कर सकते हो, याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो ये इस चीज को कि पैरा वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी हमेशा ऑर्थो मेटा से एनर्जी के वाइज
कम होंगी और अगर वेवलेंथ वाइज ज्यादा होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है, उनको कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है, इसको आप देख के क्या कर सकते हो, ये साइक्लिक है क्या, नहीं है। ये है कैसे, एलिफेटिक। तो इसकी सबसे पहले पेरेंट देखते हैं कहाँ है, डबल सिंगल डबल, ये डबल सिंगल डबल, ये हमको मिल गया बेस। तो इसका क्या है, एलिफेटिक। इसका कितना था, 215 नैनोमीटर। अब उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें हैं, सब्स्टिट्यूशन में देखें, एक एल्काइल, दो एल्काइल, तीन एल्काइल। एल्काइल का कितना था, 5 नैनोमीटर। तो 3 × 5 15 नैनोमीटर। तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी 230, जो हमने किया। और इसका ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं यूवी और विजुअल का यूज करके, 234 होता है। ठीक है, सेकंड, आप इसको देखो, डबल सिंगल डबल कैसा है, होमोएन्युलर। क्यों, क्योंकि एक ही रिंग के अंदर आपके प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। इसका कितना होता है, 253। अब यहाँ पास रेसिड्यू देखते हैं, यानी इसको छोड़ के जो जो बचा, जो जो मतलब जितने सब्स्टिट्यूशन हुए इसके लास्ट लास्ट कार्बन पे, वो इसके जैसे लास्ट लास्ट कार्बन ये था, ये था, ये था। हमने क्योंकि इसको पूरा काउंट किया था ना, यहां से लेके यहां तक काउंट करते हैं, तो इसके लास्ट लास्ट कार्बन पे कितने सब्स्टिट्यूशन, एक एल्काइल, दो एल्काइल, तीन एल्काइल, 15 नैनोमीटर। इनको ऐड अप कर दो, 268। चलो, यहाँ पास हम फिर से देखते हैं, यहाँ पास आपको देखो क्या है, ये होमोएन्युलर भी है। क्यों, क्योंकि एक ही रिंग पे कॉन्जुगेशन है। और ये हेट्रो भी है, ये देखो, क्योंकि दो अलग अलग रिंग पे भी सब्स्टिट्यूशन है। तो हमने पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा था, याद करो, पहली या दूसरी स्लाइड में, कि जब होमो और हेट्रो दोनों प्रेजेंट हो, एनुलर, ठीक है, तो हम होमो एनुलर की बेस वैल्यू चूज करते हैं। 253 नैनोमीटर होगी, ये याद हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी देखें, यहाँ पास ये अब इसके अलावा जो हमारे सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं, यानी ये जितने सब्स्टिट्यूशन होंगे डबल बॉन्ड के लास्ट लास्ट कार्बन पे, हाँ, तो ये लास्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, 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 25 नैनोमीटर। ठीक है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लो यार, यहाँ पास यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 30 नैनोमीटर का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया है, यहाँ से यहाँ भी ना आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी ना आ सकता है। एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, किसी साइकिल के बाहर वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो कहलाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे चौथी रिंग के लिए कौन सा है, ये रहा, प्रेजेंट है, इसके इस कार्बन पे अटैच्ड है। ठीक है, दूसरी रिंग के लिए दो हैं एक्सोसाइक्लिक, एक इस कार्बन पे है, एक इस कार्बन पे, तो टोटल 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक का 5 होता है, तो 15 नैनोमीटर। टोटल एडअप किया, 323 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का एग्जांपल है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये अपनी क्या है, यहां तक आप देख लो, कॉन्जुगेशन, ये बेस वैल्यू है। ठीक है, बेस वैल्यू इसकी कितनी होगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए, 215 नैनोमीटर। पीछे आप जाके वीडियो में फिर याद कर सकते हो, या फिर आपने जो लिखा होगा तो सही है। अगर अल्फा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, उसकी वहां पास एक बनी थी, आपने आपको वहां से फिगर आउट करना है क्या होता है अल्काइल ग्रुप का, 10 नैनोमीटर। वहीं बीटा पे होगा तो कितना होगा, 12 नैनोमीटर, क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ पे होगी, क्योंकि यहाँ पास इस पे इफेक्ट ज्यादा है इस फंक्शनल ग्रुप का इसकी तुलना पे। अच्छा, यहाँ पास कितने अल्काइल ग्रुप बीटा पे हैं, ये बीटा कार्बन है, एक सब्स्टिट्यूशन, दो सब्स्टिट्यूशन, तो दो, 12, 24, 249। चलो, ये लेते हैं साइक्लोपेंटेनोन। हमने ये पढ़ा था, जो 5 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर वाला, मतलब वो साइक्लिक ग्रुप एरोमेटिक वाला टाइप का था। ये एरोमेटिक तो ऐसे है नहीं, ये एलिफेटिक मतलब ये साइक्लिक है, पर इसमें अल्फा बीटा सेचुरेशन वाला है। तो हमने ये पढ़ा था, 5 मेंबर की रिंग जो होती है उसके लिए 202 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन अलग से नहीं हुआ है, बीटा पे एक, दो, दो हुए हैं। ठीक है, तो अल्फा का कुछ नहीं दिया, हमने सबसे पहले बेस वैल्यू लिखी इसकी, 5 मेंबर रिंग की, फिर उसके बाद हमने बीटा जो पोजीशन पे कितने ग्रुप थे, एक, दो, तो उसके कितने होंगे, 12, और गुणे दो, 24। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ये देखो आपका ये रिंग है पूरी, इसके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है, तो उसका 5, 231। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये है एरोमेटिक वाला, जो हमने पढ़ा था एरोमेटिक रिंग के लिए। कैसे, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे दो हैं,
ठीक है। पहले हाँ, बेस वैल्यू कितनी है? बेस वैल्यू होती है 246 नैनोमीटर, ये पीछे आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद मेटा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। मेटा पे दो हैं सब्स्टिट्यूशन, तो 2H का कितना होगा? 2 × 7 14। पैरा पे एक OH है तो उसका होगा 25, 285। ठीक है। तो ये काफी सिंपल है, आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं लैम्डा मैक्स कहाँ पास मिलेगा, जो कि ऑब्जर्व वैल्यू के बहुत पास होगा। ठीक है। ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको मतलब कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसमें तीनों चीजों को एक साथ विद क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अगर एक एक वीडियो पे अलग अलग बनाता तो उसके लिए मतलब होमो और हेट्रो के लिए अलग बनाना पड़ता, और अल्फा बीटा के लिए अलग बनाना पड़ता, बेंजाइल के लिए अलग, मतलब बेंजीन वाले ग्रुप के लिए अलग बनाना पड़ता। तो 3 वीडियो हो जाते 10-10 मिनट के, लगभग वही है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो भाई उसके लिए थैंक यू। हाँ, एक चीज ये थी, टर्मिनोलॉजी थी, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट अगर होता है, जैसे आप मान लो यहाँ पास ये, जैसे ये ग्रुप आ गए, ये ग्रुप आ गए, तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो रहा है हायर वैल्यू की तरफ या फिर लोअर वैल्यू की तरफ, तो उसको शिफ्ट को क्या कहते हैं? अगर ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो हाइपरक्रोमिक होगी, उसको टर्म को बोलेंगे। ये याद करने के लिए बेसिक टर्म हो, टर्मिनोलॉजीज है, वो याद कर सकते हो। लेसर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हाइपो, हाइपो यानी कम, जैसे कहते हैं ना हाई बीपी, हाइपरटेंशन, और हाइपोटेंशन भी होती है लो बीपी, हाइपो यानी कम। ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक। टू लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ यानी रेड की तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ होती है किसकी? यूवी, फिर ब्लू लाइट, फिर उसके बाद आप जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हो, वेवलेंथ आपकी बड़ी होती जाती है, तो आप रेड की तरफ शिफ्ट होते हो, तो उसको बोलते हो बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट। और अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आप आ रहे हो तो वो क्या होता है? हेप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट। ठीक है। ये ये टर्म थी, आप इसको याद कर सकते हो। बेसिकली ये लिखने उखने में आपको काम आएंगी, आपके आंसर्स। आपने अगर यहाँ तक देखा है, बहुत बहुत थैंक यू। कंटेंट कैसा है आप कमेंट में बता सकते हैं, क्या आपको इससे हेल्प हुई? और प्लीज शेयर कर सकते हैं आप इस चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल को प्लीज एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।